हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स मॉडल पेपर का सेट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आपको जो कमेंट सेक्शन है, आपको पता है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। शॉर्ट आंसर जिसमें आपको 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। उस पर आपके आते हैं मीडियम टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको को भी 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके लिए आपको मिलता है 3 मार्क्स। और लास्ट सेक्शन आपका होता है जिसमें आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका आंसर होगा क्योंकि द मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, है ना। यानी जो मून का जो ग्रेविटी है ना, वो कितना होता है, वो अर्थ के कंपेयर में ओनली 1/6 पार्ट है। जिसे कहा होता है इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द एटमॉस्फेयर ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम गोइंग बैक टू स्पेस। अब क्या है उसके एटमॉस्फेयर, अब देखो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब इन सब चीजों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। अब कह रहे हैं कि जब अगर फोर्स कम हो जाएगा, यानी अगर उसकी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो जो उसको वो खींच के रखा है, यानी जिस फोर्स से उसने एटमॉस्फेयर को अपनी ओर बांध के रखा है, वो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई है, ओनली 1/6 पार्ट। इसे कहता है, इससे ये स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी इस पर इतना फोर्स नहीं है कि ये एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाए, रोक पाए ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम गोइंग बैक टू स्पेस। इससे क्या होता है कि जो आपका जो मून का जो भी स्पेस है, जो एटमॉस्फेयर, वो क्या चलता है, वो स्पेस में चला जाता है, यानी दूर चला जाता है। इससे क्या होगा, यानी उनका एटमॉस्फेयर अब नहीं रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी। जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं, कैसे हम करेंगे, हमें पता है F इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी के लिए हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ से हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी हो जाएगा, फोर्स का होता है mlt-2, आर का हो जाएगा L2, आर स्क्वायर का हो जाएगा L2, नीचे 2 मास है तो हो जाएगा m इंटू m। इसको करके सॉल्व करोगे, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा जी का, वो होगा m-1 L3t-2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखा है विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़, और क्यों, नहीं स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। जो आपका स्टील है वो रबड़ से ज्यादा इलास्टिक होता है ना। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपको क्या लगता होगा कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन इन द स्टील विच इज मच स्मॉलर देन द रबड़। स्ट्रेन क्या होता है, उसके लेंथ में चेंज। तो अगर आप एक फोर्स लगाओगे तो किसके लेंथ को ज्यादा चेंज करना इजी है, रबड़ के या स्टील को, तो होगा रबड़ को। तो यानी स्टील का जो स्ट्रेन होता है ना, यानी स्टील को जब हम खींचते हैं उसका स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा। स्ट्रेन का कम होना मतलब है कि उसका खिंचाव कम होगा, और जितना कम स्ट्रेन होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक इन नेचर होगा। इसका क्या मतलब है, जितना कम खींचेगा उतना जल्दी वो अपने शेप को रीगेन कर लेगा, है ना। उसमें जितना कम खिंचाव होगा वो, तो वो फोर्स हटाने पर वो उतना जल्दी अपने शेप को रीगेन कर लेगा, मतलब अपने ओरिजिनल शेप में उतना जल्दी आ जाएगा। दैट मीन्स ऑल्सो स्टील रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंफिगरेशन फास्टर देन द रबड़, है ना। इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ना। इलास्टिसिटी क्या होता है, अपने शेप को जितना जल्दी रीगेन कर ले उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। स्टील कम खींचेगा तो जल्दी अपने शेप को रीगेन करेगा, रबड़ ज्यादा खींचेगा तो अपने शेप को ज्यादा टाइम लेगा रीगेन करने में। इसे कहते हैं इलास्टिक मोर, आपका स्टील है वो मोर इलास्टिक होता है देन रबड़। क्वेश्चन 4 है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, यानी श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। सबसे पहली बात है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है रिक्वायर्ड, जरूरत होती है टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स इन ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी आपके अगर 2 लेयर है लिक्विड के, है ना, हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लिक्विड के डिफरेंट, जब की लिक्विड फ्लो करती है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो लेयर के फॉर्म में क्या कर रही है, वो फ्लो कर रही है। हम चाहते हैं कि इनके बीच का अगर डिस्टेंस मान लो x है ना, तो कह रहा और सभी की वेलोसिटी v है, नीचे का v1 हो गया, नीचे का v2 हो गया, तो कह रहा है इनके वो वेलोसिटी रिक्वायर्ड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ताकि वो मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे, उनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स मेंटेन रहे, मतलब दोनों के लिक्विड एक साथ आगे बढ़े, है ना। नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो
एक लेयर आपका ज़्यादा तेज भागेगा, दूसरा लेयर आपका स्लो जाएगा। हाँ, एक हो सकता है कि आपका ऊपर का लेयर ज़्यादा फ्लो करे, तेजी से फ्लो करे, नीचे का लेयर थोड़ा स्लो फ्लो करे ना, और उससे जो नीचे लेयर है वो थोड़ा और स्लो फ्लो करे। तो हम चाहते हैं कि सारे लेयर एक साथ फ्लो हों। ऐसा फ्लो तब होगा जब दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो वो तो हमारा क्वेश्चन विस्कोसिटी क्या आता है? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स इन ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। है ना, यानी ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसे मेंटेन करने के लिए, है ना, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है ना, इसका आपको डेफिनेशन याद रखना है, सिर्फ डेफिनेशन, फॉर्मूला नहीं, सिर्फ डेफिनेशन। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, है ना, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। यानी किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल सेम टेम्परेचर शो करेगा। तो हमें पता है कि सिंस हमें ये पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है फारेनहाइट और सेल्सियस में F इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो लेट्स कि एक टेम्परेचर F इक्वल टू सी हो जा रहा है, ठीक है, यानी F की वैल्यू कितनी है? सी, यानी इस टेम्परेचर दोनों का न्यूट्रल वैल्यू फिक्स है, जिसको जब आपने रख के सॉल्व किया तो हो जाएगा 5c इक्वल टू 9c प्लस 160। 9c को ले जाएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा -4c इक्वल टू 160। यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी -160/4। यानी आप कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस पे आपका 40 डिग्री फारेनहाइट, है ना, इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल होती है ना, याद रखना। इन दोनों की हमसे पास पूछा गया न्यूमेरिक वैल्यू, प्लस माइनस नहीं, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन में 6 करा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, ना, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है इन एसएचएम, वो कितना होता है? वो आपका सिंपल पाई/2 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स के बारे में आपसे एक डिफरेंस पूछा गया है, तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपसे सेट नंबर 1 में पूछा गया था। तो क्या करना है आपको? बस दोनों का एक डिफरेंस लिख दीजिए क्या होता है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी अगर एयर है, एयर में जो आपकी मीडियम है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन होता है, उनके मोशन का जो डायरेक्शन होता है, इज इन द सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना। जिधर हमारा वेव चलेगा, ये मान लो अगर हमारा वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसके पार्टिकल का जो मोशन है वो भी इसके अलोंग ही ऐसे वाइब्रेट करता है ना, आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे, और इस पॉइंट के आगे पीछे ये वाइब्रेट करते हैं, मतलब इनका डायरेक्शन सेम होता है। ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में। बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वे में क्या होता है? यहाँ पर होता है कि इन ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मैंने बताया था कि मान लो अगर ये हमारा वेव चल रहा है, तो इसके जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करेंगे? तो वाइब्रेट करते हैं इसके परपेंडिकुलर, है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, यानी ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ये दोनों में एक एक डिफरेंस हो गया बस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आपका शुरू होता है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें से आपको 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर आपने मेरा ग्रेविटेशनल चैप्टर का वीडियो देखा होगा जो मैं अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैप्लर्स के 3 लॉ हैं फॉर प्लैनेटरी मोशन, वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको बस वो नियम के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये इसके फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या होता है कि एवरी प्लैनेट अराउंड मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। यानी आपका जितना भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, जहां, और आपका सन कहाँ होता है? सन आपका इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट में किसी एक पॉइंट पर होता है, यानी आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा फोकाई, उसमें आपका सन किसी एक पॉइंट पर आपका क्या होगा? सन होगा। और आपकी जो प्लैनेट है वो इस पाथ में क्या करता है? हमारा जो अर्थ है वो समझो इस पाथ में वो मूव करता है। ये होता है आपका फर्स्ट, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड
सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ये कहता है द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। तो इसको मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप मेरा वीडियो जाकर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बातें कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का मतलब है कि जितने समय में कोई पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, इतना एरिया कवर करेगा, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी सेम एरिया ट्रैवल करेगा ना। अगर एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टी टाइम लगता है तो उतने ही समय में ये दूसरा जो आपका प्लैनेट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा। यानी इनका जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इसे आप एक सिंबल फॉर्म लिखा जाए तो इसे लिखते हैं dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट आपका आता है, इसको आप बोलते हैं थर्ड लॉ, जिसे आप बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, थर्ड लॉ कैपिटल्स का, ये कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। यानी सब कहने का मतलब होता है कि आपका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप जिस पाथ में ये प्लैनेट मूव कर रहा है उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अभी ए क्या होता है, ए होता है आपका इसके मिडिल पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है डिफाइन स्ट्रेस, बी पार्ट है डिफाइन स्ट्रेस और थर्ड पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। पहले बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी किसी बॉडी को ना, किसी अगर मान लो आप किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने के बाद जैसे छोड़ोगे तो रबड़ अपने वापस शेप में आ जाएगा। वापस शेप में क्यों आता है, क्योंकि उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। मतलब रबड़ के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है अपने शेप को रिस्टोर करने का, मतलब अपने रीगेन, मतलब अपने ओरिजिनल शेप में आने का के लिए उसके पास एक जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मूला लिख सकते हो एफ इंटरनल बाय ए। ये हो गया आपका ए पार्ट। बात करते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट है व्हाट इज स्ट्रेन को डिफाइन कीजिए। तो स्ट्रेन को आप डिफाइन कर सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ ना, इसको लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। इसे कहते हैं आप स्ट्रेस। ठीक है, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। सी पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। में आपको डिफाइन करना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट, है ना। इलास्टिसिटी क्या होती है कि आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाओगे, जैसे आप रबड़ पर स्ट्रेच करोगे तो अपने शेप को रीगेन कर लेता है, नहीं अपने शेप को वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है कि द वेयर इज प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डज नॉट अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप व्हेन डिफॉर्म बॉडी आर अप्लाइड। जैसे अगर आपके पास कोई प्लास्टिक बॉडी, उसे आप स्ट्रेच करके छोड़ दो, वो अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं, वो अपने में इन किसी भी चेंज को अपोज नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आपको बस यहाँ पर बाय डेफिनेशन अच्छे तरीके से सब कुछ लिखना है। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज स्टोक्स लॉ एंड डिराइव स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो आपका स्टोक्स लॉ क्या होता है कि इफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v through a homogeneous stationary medium, liquid or gas, of viscosity eta, then the viscous force acting on the sphere is F equal to 6 pi eta RV। इसे बोलते हैं, ये हमारा स्टोक्स लॉ। यानी किसी लिक्विड में अगर कोई बॉल अगर इंटर करता है जिसका रेडियस r है और उसकी वेलोसिटी v है, तो क्या कहता है, उस पर एक फोर्स लगता है, लिक्विड एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी। सेकंड पार्ट पूछा कि ड्राइव स्टोक्स लॉ का प्रूफ करना है। तो स्टोक्स लॉ का हमें प्रूफ करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड।
तो लेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो ईटा पे डिपेंड कर रहा है ना, ईटा पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, ये इसका पावर क्या क्या है हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो एफ इक्वल टू हमने मान लिया सम कांस्टेंट के ईटा टू द पावर एक्स, आर टू द पावर वाई एंड वी टू द पावर जेड। अब हमें पता है कि इस कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर एक्स, आर का होता है डायमेंशन फॉर्मूला एल टू द पावर वाई, और यहाँ होता है आपका वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन टू द पावर जेड। इसको रख के आप सॉल्व करोगे और फिर दो साइड आप कंपेयर करोगे किसके, सबके पावर को। जैसे एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, अगर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी जो एल का पावर यहाँ पर क्या है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और लेफ्ट साइड में एल का पावर है 1, तो इसे आप इक्वेट कर लोगे। और सिमिलरली अगर आप टी का पावर चेक करोगे तो टी का पावर लेफ्ट में है माइनस टू और राइट में यही चीज माइनस एक्स माइनस जेड के इक्वल है। तो इन सारे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की पावर की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के ईटा आर वी, जहां पर के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई, और ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है कि के की वैल्यू 6 पाई के इक्वल आती है। तो ये आपको प्रूफ करना था यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए, पूरी तरह से कैसे लिखोगे तभी आपको 3 में से 3 फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जब आप क्लास 12 में जाओगे तो आपको भी ऐसे ही प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, कोई कहानी नहीं लिखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन 11, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर एक सिंपल पेंडुलम के लिए उसके टाइम पीरियड का क्या करना है, आपको एक डेरिवेशन करना है कि उसका टाइम पीरियड का डेरिवेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो ले सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है ना, यहाँ पे हमने मास लगाया हुआ है जिसका मास कितना है m है, तो इस पॉइंट पर इस पर नीचे फोर्स लगा रहा होगा mg। इस mg फोर्स का अगर हम कॉम्प्रेंट करना चाहें तो कॉम्प्रेंट कैसे करेंगे, लेट सपोज अपने ये मीन पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल आपका आ जाएगा, ये भी एंगल होगा आपका थीटा। इसके दो हम उठाएंगे, एक होगा mg साइन थीटा, एक आ जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका जो mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन के वापस आना चाहता है, यानी हम कह सकते हैं कि एनी इंस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है। तो एफ इक्वल टू लिखते हैं माइनस mg साइन थीटा, माइनस mg साइन थीटा बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है, तो एफ इक्वल टू होता है हमारा माइनस mg साइन थीटा। अगर फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, यानी इसका जो ऑसिलेशन है वो काफी छोटा छोटा ऑसिलेशन हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, दैट मींस साइन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा हो जाती है। तो साइन थीटा को हम लिख लिया थीटा, एफ इक्वल टू तो एम ए माइनस इक्वल टू माइनस एम जी, थीटा होता है आर, आर्क हो गया, आर्क लेंथ यहाँ पर हो गया वाई, है ना, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है वाई, डिवाइड बाई रेडियस है यहाँ पर एल, क्या हो जाएगा एल, तो वाई बाई एल, एम से एम का टर्म कैंसल आउट होगा, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस जी बाई एल इंटू वाई। हमें पता है कि सिंस एस एच एम में जो आपका लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसे कंपेयर करो तो कंपेयर कर पाओगे कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल है, या फिर ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर जी बाई एल। हमें पता है सिंस कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा रूट 2 पाई एल बाई जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा क्या है डिनोमिनेटर में है, इसलिए क्या होगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है, यानी ये आपका सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हो गया। यहाँ देखो कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है का टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। ये उस बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इस थ्रेड के नीचे जो एक मास लगाया होता है एम मास, उसके मास पे डिपेंड कभी भी नहीं करता है, उससे हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ स्ट्रिंग के लेंथ पर। क्वेश्चन 12 है व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर फॉर एन आइडियल गैस, है ना। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कहता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए सीपी इज हमेशा सीवी से ग्रेटर देन होता है, क्यों, तो पहला बात इसका रीजन क्या है कि इफ ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, अगर आप किसी गैस को हीट कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसका जितना हीट आप जो सप्लाई करोगे वो कहाँ यूटिलाइज होता है, टू द गैस इज स्पेंड इन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना, यानी अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, तो क्या बढ़ेगा, अगर आपको हीट सप्लाई करोगे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी उस गैस का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यही जब आप क्या करते हो, जब किसी गैस को आप हीट सप्लाई करते हो एट ए कांस्टेंट प्रेशर, देन इस हीट के दो वर्क होते हैं, एक तो होता है कि टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर,
एंड दूसरा इसका यूज, इसका और जो इसका दूसरा पार्ट यूज होता है हीट का, वो होता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन ना। यानी अब जो अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट अप्लाई करोगे, उसका वो दो वर्क करेगा। एक तो उसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ाना है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और साथ ही साथ आपको उस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाना है। यानी कहाँ पर आपको दोनों काम करने होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि दस कह सकते हैं कि मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 केल्विन when it is heated at constant pressure then when it is heated at constant volume, hence Cp is greater than Cv। यानी अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है और 1 मोल गैस के, तो उस केस में आपको एट कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा ही देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन क्या होता है जब आप एट कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट देते हो तो उस हीट का कुछ पार्ट आपको उसके वॉल्यूम बढ़ाने में भी यूटिलाइज होता है। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ जाता है, इसलिए Cp की वैल्यू ग्रेटर देन Cv होती है। अब करा इसके लिए एक आइडियल गैस के लिए प्रूफ करो, जिसके जो हमें Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, इसे आप मेस फॉर्मूला बोलते हैं, और ये आपके सेट 1 में भी क्वेश्चन था, वहां पर मैंने प्रूफ कराया बड़े अच्छे तरीके से। सेम प्रूफ हमारा यहीं पर होगा। तो सेम क्वेश्चन के लिए हमारा प्रूफ हमेशा सेम होता है, इसके लिए कोई हम आपको अलग अलग कभी भी डेरिवेशन नहीं बताते हैं। एक सिंपल डेरिवेशन याद रखना है आपको, उसी से करना है। इसको कैसे प्रूव करोगे? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमें पता है एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डी की इक्वलिटी हो जाएगी म्यू Cp dt, है ना। म्यू हो गया हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, डी यू यानी चेंज इन इंटरनली हो जाएगी म्यू Cv dt, और आपका जो वर्क होगा वो हो जाएगा P dV, या फिर कह सकते हो म्यू RT। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स। कभी कभी आप इसको एन से भी डिनोट करते हैं, तो आप चाहे तो अपने कॉपी में नोटबुक में इसे एन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पता है कि डी की इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। सारी वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, डी की वैल्यू हो जाएगा म्यू Cp dt, डी हो जाएगा म्यू R dt, और आपका ये आपका हो जाएगा वर्क हो जाएगा, ये आपका हो गया है डी क्यू है, ये आपका डी डब्ल्यू है, और ये लास्ट म्यू Cv dt आपका डी यू है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाले फॉर्मूले में यानी क्वेश्चन नंबर हमने सारे वैल्यू को पुट किया है, जहाँ से आपका टर्म कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, म्यू कैंसिल होगा, dt म्यू dt ये सारे कॉमन है, सब कैंसिल होगा। Cp इक्वल टू हो जाएगा R प्लस Cv, और दिस इंप्लाइज Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इसे ही आप मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इसे आप मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। और एक बार 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है एक सी आइडियल गैस के लिए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिस्कस इट्स यूज इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले आपको कहना है व्हाट इज की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो कहता है इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाई टू सिस्टम, यानी आप किसी सिस्टम को जब हीट सप्लाई करते हो तो ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसका दो जगह यूज होता है। यानी देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल ना, जो आपको हीट दे रहे हो वो इक्वल होता है सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। यानी आप किसी चीज को हीट दोगे तो वो दो काम करता है। उस हीट से तो पहला वो अपने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी अपने अपने सिस्टम की, और दूसरा वो कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा, यानी वो कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा ना। कौन करेगा? सिस्टम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है डी क्यू मतलब हीट सप्लाई इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये आपको हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैन डिस्कस इट्स यूज इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है, यानी डी यू जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है सीधा सीधा किस पे, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, यानी डी यू जीरो हो जाएगा। इस केस में आपके पास जो डेल्टा क्यू होगा वो सीधा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा। दैट मींस है कि एट आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जो भी हीट सप्लाई करते हो वो यूटिलाइज कहाँ हो जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। यानी आपको जो भी हीट दोगे वो सारा हीट कहाँ यूटिलाइज करेगा, वो सिस्टम वर्क डन करने में। बात करते हैं सेकंड पार्ट, इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, यानी वो सिस्टम में ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही वो हीट रेडिएट करेगा, है ना। ना ही वो हीट गेन कर रहा है ना ही वो हीट लॉस कर रहा है, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम डेल्टा क्यू के लिए जीरो पुट करते हैं, तो डी इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और लिख सकते हो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। यानी इसमें क्या होता है, माइनस का क्या मतलब है कि आपका अगर वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है
तो वर्क डन क्या हो रहा है, तो आपका ड्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। क्या कह सकते हैं, अगर आपका ड्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कि जो वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है वो ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी अगर आप हीट सप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो कोई सिस्टम वर्क कैसे करेगा, तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, उसके पास इंटरनल एनर्जी होगी तभी वो वर्क करेगा। जैसे अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम कैसे वर्क कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कुछ खाया है, इससे हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी है ना। हमें कुछ बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिले फिर भी हम वर्क करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उससे हम वो वर्क कर रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे आप वर्क करोगे आप थक जाओगे, क्योंकि आपका इंटरनल एनर्जी कम हो गया है, इसलिए आप थक जाते हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। बात आगे क्वेश्चन 13, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। अब देखो क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का है, तो आपको 3 मार्क्स में कुछ थोड़ा सा आंसर भी अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक सेंटेंस में तो काम चलने वाला नहीं है। तो कहता है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ मीडियम एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट caused बाय द पार्टिकल बाय इंडिविजुअल वेव्स। यानी जब बहुत सारी वेव्स ऐसे ऐसे आ रही हो, इधर से कोई वेव्स आ रहा हो, जब ये आपस में एक जाकर कहीं मिलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब वेवों का मिलना। और ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट caused बाय द कॉज टू द पार्टिकल बाय इंडिविजुअल वेव्स, यानी अलग अलग वेव्स के मिलने के कारण पार्टिकल में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके वेक्टर सम को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इफ y1 y2 आर द, क्या कहते हैं, होता क्या है, दैट मींस इफ y1 y2 आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एट पर्टिकुलर टाइम ड्यू टू इंडिविजुअल वेव, यानी अगर हर एक वेव एक पार्टिकल को y1 y2 क्या कर रहा था, उसको डिस्प्लेस कर रहा था, मतलब उसको वो मूवमेंट कर रहा था उस पार्टिकल में, यानी उस पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा था, ठीक। तो अब सभी मिलकर उसको कितना वाइब्रेट कराएंगे, यानी उसका नेट, उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल इनका वेक्टर समझ लो, है ना, यानी y वेक्टर इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। इसका यूज क्या है, अब कहता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव फॉलोइंग फिनोमेना कैन बी सीन, है ना। अब इस टाइप के जब वेव्स मिलेंगे आपस में तो 2-3 टाइप के फिनोमेना होते हैं। पहला होता है कि इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टैंडिंग वेव, है ना। ये मेनली ये 3 टाइप के फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी कंडीशंस क्या है ये आपको नहीं पढ़ना है, सिंपल याद रखना है कि ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव 3 टाइप के आपके फिनोमेना आप देख सकते हैं। पहला होता है इंटरफेरेंस, दूसरा होता है बीट्स, तीसरा होता है आपका स्टैंडिंग वेव्स। तो 3 मार्क्स में आपको इतना लिखना पड़ेगा। बात करते हैं क्वेश्चन 15। अब यहाँ शुरू होता है आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, यानी एनी 3 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। कह रहा है हमें यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है पहले देख लेते हैं। हमें गिवन है एक वेव का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 5 साइन 500t प्लस 50z, ठीक, 50z। कह रहा है हमसे यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम सबको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसी वेव का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, माइनस के एक्स, ठीक है। थोड़ा कंपेयर करते हैं। फर्स्ट पार्ट करके डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। अब इसमें वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, देखो ये कंफ्यूजन वाला बहुत पॉइंट है ना, यहाँ बहुत लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होना बात होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इक्वेशन में प्लस है, जो हमें गिवन इक्वेशन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें साइन है माइनस। अगर ओमेगा टी और के इन दोनों का साइन अगर ऑपोजिट है, इस केस में हमारा वेव कहाँ चलता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ना। यहाँ पर एक्स लिखा है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारा वेव चल रहा है, अगर दोनों का साइन अगर ऑपोजिट है तो ओमेगा यहाँ पर प्लस है, जबकि के एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब होता है वेव कहाँ चल रहा है, इस प्लस एक्स एक्सिस में, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन उसमें क्या गिवन है, प्लस 500t प्लस 50z, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स है कि इस वेव कंडीशन वेव कहाँ चल रहा है, इस केस में हमारा वेव चल रहा है वो माइनस जेड डायरेक्शन में चल रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो वेव कहाँ चल रहा है, माइनस जेड डायरेक्शन में। याद रखना अच्छे तरह से, अगर साइन सेम हुआ इसका मतलब होता है कि वो माइनस यानी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। और किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो हमें यहाँ पर गिवन था, क्या गिवन था क्वेश्चन में, जेड लिखा हुआ है, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, वो भी माइनस जेड डायरेक्शन में, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा है वेव की फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है।
तो अगर वेव की फ्रीक्वेंसी देखनी है तो आप यहाँ से कंपेयर कर लो कि यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 500 गिवन है, ऊपर क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो, है ना, कि यहाँ पर आपका 500 है और ये आपका ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू 500 है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 500, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 500, तो यहाँ से आपकी फॉर्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा 500 बाई 2 पाई, या आप कह सकते हो इसकी वैल्यू हो जाएगी 250 बाई पाई, 250 बाई पाई, ये हो जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। इसको आप हर्ट्ज में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में लिखेंगे। फिर पूछा हमसे यहाँ पर बताओ वेवलेंथ कितना है ना, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, दिस इंप्लाई लैम्डा के लिए कितनी हो जाएगी, लैम्डा के लिए हो जाएगी 2 पाई बाई के, ठीक। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं यहाँ पर k की वैल्यू है क्या, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो k की वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 50 के इक्वल है, तो यहाँ से पुट करते हैं, यानी हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई के वैल्यू हो जाएगी 50, तो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 25, कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 25, ये हो गया आपका वेवलेंथ ना, ये आपका हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 25। डी पार्ट पूछ रहा है हमसे कि बताओ कि वेव की स्पीड कितनी है, तो वेव की स्पीड होती है वो होती है वेव की स्पीड होती है यानी वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो होती है ओमेगा बाई के इक्वल, तो यहाँ से ओमेगा देखो कितना आया था, ओमेगा की वैल्यू गिवन थी 500 और के लिए कितनी थी 50, सॉल्व करोगे ये वैल्यू देगी 10, यानी यहाँ पर जो वेव की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछी गई है, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वो क्या है, y इक्वल टू 5 साइन 500t माइनस 50z प्लस 50z, इसका आपको अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आ जाएगा यहाँ से आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो आपको देखो कि आपको यहाँ पर टाइम के सेट में करना है, तो हो जाएगा आपका फाइन 5 इंटू कॉस 500t प्लस 50z, ठीक। और ये आपका जो 50t था ना, इसको में आपका टी के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई था 50 500, तो 500 यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 2500 कॉस 500t प्लस 50z। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चाहिए मैक्सिमम, यानी dy बाई dt की वैल्यू मैक्सिमम, तो dy बाई dt की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका ये जो cos 500t प्लस 5z की वैल्यू 1 हो जाए ना, उस केस में क्या हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा तो उसके पास आपके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 2500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप एक बार आंसर मैच करोगे, आपका आंसर कौन कौन सा आया शुरू से, है ना, ये आपके सारे आपके आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कह रहा है डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है, तो कहता है इन स्टेडी फ्लो ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट follow the same path and hence a unique line of flow. This line of path is called a streamline. यानी ये आपके मोशन होता है पार्टिकल्स का, है ना, जो आपके पार्टिकल का जो मोशन होता है, यानी आप कोई फ्लूइड का फ्लो कर रहा है तो क्या कर रहा है कि ना स्ट्रीमलाइन कब करते हैं, मान लो अगर ये मेरे पास एक पाइप है, ठीक, पाइप है, अब इसमें से अगर कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर फ्लो करने का मतलब होता है कि इस पॉइंट से जो पार्टिकल जा रहा है वो हमेशा इस पॉइंट पर पहुंच रहा है ना, यानी इस पॉइंट ए से जो भी पार्टिकल जाएगा वो हमेशा पॉइंट बी से ही क्रॉस करेगा ना, जो पार्टिकल सी से जा रहा है वो हमेशा पार्टिकल इस पॉइंट सी से जा रहा है वो हमेशा पॉइंट डी से ही क्रॉस करेगा। इस टाइप का जब फ्लो हो तो इसे क्या बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन मोशन कहते हैं, यानी पार्टिकल का पाथ कैसा होता है स्ट्रेट होता है, मतलब पाथ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, मतलब स्ट्रीमलाइन ऑफ मोशन। दैट मींस यहाँ पर जो फ्लो होता है पार्टिकल्स का उनका पाथ क्या होता है, एक यूनिक पाथ होता है, ठीक है, यानी वो एक यूनिक लाइन को वो हमेशा फॉलो करते हैं, है ना, इनसे यूनिक लाइन ऑफ फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं, और इस पाथ लाइन को या फिर इस पाथ को हम क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ये तो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट आपको प्रूफ करना है इसकी डेरिवेशन, तो बी पार्ट में हम देखते हैं कैसे करना डेरिवेशन। लेट सपोज कि एक दो पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक, कहते हैं इफ इन द स्टेडी फ्लो मास ऑफ फ्लूइड्स इंटर इनटू ए ट्यूब ऑफ फ्लो इन ए
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड लिविंग द ट्यूब। कहने का मतलब है कि जितना फ्लूइड का मास इस पॉइंट से गुजरेगा, है ना, एक पॉइंट से, यानी जितना मास इस पॉइंट से गुजर रहा है उतने टाइम में उतना ही मास इस पॉइंट से बाहर भी आता है ना। ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, यानी स्टेडी फ्लो का मतलब यही है। जितना एक पॉइंट, किसी पाइप के एक पॉइंट से जितना फ्लूइड जाएगा दूसरे पॉइंट पाइप से उतना ही फ्लूइड बाहर आएगा, यानी उनका मास इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो मास फ्लो रेट होता है यानी डीएम अपॉन डी टी, यानी मान लो का पहले पार्ट से आपका जो मास फ्लो कर रहा है वो मान लो का कितना मास यहाँ तक फ्लो कर गया m1 डेल्टा m1, और दूसरे पार्ट से जो आपका मास फ्लो कर गया वो मान लो का डेल्टा m2 है। तो इसका कितने टाइम में, dt टाइम में, तो डेल्टा m1 बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा m2 बाई डी टी हो जाएगा। मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मान लो फर्स्ट पॉइंट पर रो 1 है, एरिया A1, और डेल्टा x1 हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जाएगा, ये हो गया आपका वॉल्यूम। दूसरे साइड पे वॉल्यूम हो जाएगा रो 2 इंटू A2 इंटू डेल्टा D2 बाई डी टी, डी से डी टी के टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा रो A1, और सॉरी टर्म कैंसल आउट नहीं होगा, ये dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी, तो हो जाएगा रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2। इफ फ्लूइड इज, आप कहते हैं इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसका आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसकी डेंसिटी भी इक्वल होगी, है ना। मतलब अगर वाटर एक पॉइंट से जा रहा है दूसरे पॉइंट पर आ रहा है तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, यानी डेंसिटी इक्वल है। अगर डेंसिटी इक्वल है तो रो और रो 2 इक्वल हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और इसे बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। यानी एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी इंस्टेंट पर जो एरिया है और उस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी है पार्टिकल का, यानी उस फ्लूइड के पार्टिकल का जितनी वेलोसिटी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जहाँ पर A है एरिया और V है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है डिस्कस वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, और बी पार्ट का डिस्कस वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, आपके जब मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था ग्रेडेशन चैप्टर, तो वहाँ पर आप जाकर इसका प्रॉपर डेशन देख सकते हो। मैंने आपको पूरे डिटेल्स में वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अभी हम आपको बताने वाले उसका डेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर ए, यानी वेरिएशन ऑफ डेप्थ ना, यानी वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। तो कह रहा है कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डी डेप्थ अगर हम अंदर जा रहे हैं ना, अगर हम क्या करते हैं हम डी डेप्थ अंदर जाते हैं इस अर्थ के नीचे, तो हम किसी पॉइंट पर पी, इस पॉइंट पर पहुंच गए, इस पी पॉइंट पर हम पहुंच गए। तो लेट सपोज कि अगर अर्थ के सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, वो अगर जी है, ठीक है, यहाँ पर कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है सरफेस पे, और जब हम डी डिस्टेंस नीचे आ जा रहे हैं, डी डिस्टेंस कहाँ नीचे आ रहे हैं, तो अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अब जी डैश हो जा रही है। तो क्या होगा, तो हमें पता है एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होता है gm/r²। इसको आप डेंसिटी के टर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई रो gr, और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई रो g इंटू r माइनस डी। कितना हो जाएगा, r माइनस डी। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा जी डैश के लिए होती है वो g इंटू 1 माइनस डी बाई आर होती है। यानी ये होता है आपका वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, यानी डी डेप्थ आप नीचे जाओगे तो आपकी जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है वो घट जाती है, यानी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, नहीं, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। बात करते हैं हम बी पार्ट, यानी वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, हाइट के साथ कैसे चेंज करता है। अब बात करेंगे हम बी पार्ट। बी पार्ट होगा हमारा वेरिएशन इन जी विथ हाइट। तो क्या होगा, मान लो हमारा एक अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी है, अगर हम एच हाइट ऊपर जाते हैं तो अब ये कितनी हो जा रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अब जी डैश हो जा रही है। तो फिर से हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है gm/r², और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा gm/r प्लस h², क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा अर्थ के कहाँ से लेते हैं, हमेशा अर्थ के सेंटर से लेते हैं। तो अर्थ के सेंटर से सरफेस तक आ जाएंगे तो हो जाएगा r, और सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाएंगे तो टोटल हो जाएगा r प्लस h। दो को डिवाइड करोगे यहाँ से वैल्यू आती है जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस h²। ठीक है, ये आप फाइनल फॉर्मूला बस यहाँ तक याद रखो, लास्ट वाली चीज को याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह होता है आपका वेरिएशन इन जी विथ हाइट। इससे कुछ स्पेशल केस होते हैं, आप चाहे तो वो स्पेशल केस भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक भी रखोगे तो आपका काम, ये भी सबसे ओरिजिनल फॉर्मूला यही है ना। इसके कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जो होता है आपका जी डैश इक्वल टू जी माइनस
2h/r वो आपका एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पर ये हम बात करते हैं मोस्ट जनरल केस की, कोई स्पेशल केस की बात नहीं करते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। बात करते हैं क्वेश्चन 18 कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम एंड सो दैट टोटल एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट और शो इट ग्राफिकली। आज को आपको ग्राफिकली भी शो करना है। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना है, एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जो एक पार्टिकल के लिए जो कि एसएचएम कर रहा हो। और फिर आपको ये भी शो करना है कि इसकी किसी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम में वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी वो कभी भी चेंज नहीं करती। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है इन एसएचएम जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है x = a sin ओमेगा टी, और आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा a cos ओमेगा टी, जहाँ पर k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P = U = होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी हमने बताया k की वैल्यू पुट कर लेगा आप m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, आप इक्वेशन नंबर 1 से देखो तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी k = हो जाएगा k = होता है हाफ mv स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखोगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ओमेगा a cos ओमेगा टी, तो यह हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। 2 पार्ट हो गया। अब हमें कुछ प्रूव करना था कि शो करो कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है इन एसएचएम। तो क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो दोनों को हमने यहाँ ऐड किया है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो m हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ये बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में बच गया sin स्क्वायर ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो सिंपल हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होती है, मास भी कांस्टेंट है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, यानी टोटल एनर्जी क्या होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी ये चीज किसी भी एसएचएम के लिए फिक्स होती है, यानी ये कभी भी चेंज नहीं करती है। तो हो गया ये दैट इज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर एनी एसएचएम। अब क्वेश्चन पूछा था कि सो द टोटल सो इट ग्राफिकली ना, ग्राफिकली आप इसे कैसे करते हैं। तो ग्राफिकली क्या होता है कि ये आपका जो मैं बनाया रेड कलर है ना, रेड कलर क्या है, ये शो कर रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी को, और जो आपका ब्लू कलर है वो शो कर रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी को, और आपकी जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पर मैंने शो किया है इस ग्रीन लाइन से। ये क्या है, ये ग्रीन लाइन जो है ये आपकी टोटल एनर्जी की बता रहा है, यानी टोटल एनर्जी क्या है, हमेशा कॉन्स्टेंट है, यानी ये कभी भी चेंज नहीं करता है। बात समझ आ गई। तो ये हो गया आपका ग्राफिकली शो करना। अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड ड्राइव रिलेशन अमंग देम। तो ये लेसन थोड़ा आपको बड़ा होगा, क्योंकि इसने आपने एक छोटे से क्वेश्चन में आपसे बहुत कुछ पूछ के रखा हुआ है, तो आपको उतना लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको डिफाइन करना है 3 टाइप्स के डिफरेंट टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को। तो पहला होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या होता है, इट इज द रिलेटिव चेंज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक लेंथ एल है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका लेंथ कितना हो गया, अब डेल्टा एल बढ़ गया। ठीक है, कब, जब आपने डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज किया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फा = डेल्टा एल बाई एल इंटू 1/t। इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हो गया आपका आपका हो गया फर्स्ट। दूसरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, है ना, इनको कहते हैं इट इज द रिलेटिव चेंज इन एरिया पर यूनिट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब आपके पास अगर कोई बॉडी है जिसका पहले मान लो एरिया ए है, अब क्या हुआ कि अब इसका एरिया आपने इसको हीट किया तो अब इसका एरिया बढ़ गया ना, अब एरिया मान लो ये डेढ़ का बन गया, तो कितना एरिया में चेंज आ गया, तो ये इतना एरिया चेंज आ गया। इसे इस जो आपका सेड पोर्शन है ये एरिया आपका बढ़ गया, जिसे आप बोलोगे डी ए, ये एरिया बढ़ गया, इसे आप बोलोगे डेल्टा ए। तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है बीटा की वैल्यू होती है चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 1/t। इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और आपका लास्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या होता है, इट इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, है ना, इट इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी बॉडी का वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया, तो उस वॉल्यूम जितना चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसे कहते हैं पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में जाता है डेल्टा वी बाई वी इंटू 1/डेल्टा टी। मुझे सपोज मान लो कि अगर ये कोई बॉडी है जिसका पहले ये वॉल्यूम था, कैसा वॉल्यूम था इसका, पहले ओरिजिनल वॉल्यूम है v। अब आपने इसको जब हीट किया तो क्या हुआ कि इसका अब जो डायमेंशन वो बढ़ गया ना, कह रहा हूँ लेट सपोज अब इसका डायमेंशन ये बढ़ गया। ठीक है, अब ये हीट करने पर क्या हो गया, अब ये इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया।
तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल्टा वी। तो गामा इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 1/t। ये आपको ये क्या हो गया आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करना है। किन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, अल्फा बीटा और गामा के, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद रखा है। अब आगे चलते हैं। तो क्या लेट हमें पता है कि मान लो पहले लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो उसका एल नॉट था, उसको हीट किया तो उसका लेंथ अब बढ़ गया। बढ़ के कितना हो गया उसका लेंथ, बढ़ने में उसका लेंथ हो गया है एल। ठीक है, ये लेंथ क्या हो गया, लेंथ इसका अब ये बढ़ा हुआ लेंथ बढ़ गया। ठीक, सिमिलरली हम बात करते हैं एरिया की बात करते हैं। तो मान लो पहले लेंथ एक स्क्वायर शीट था जिसका साइड लेंथ था एल नॉट। हिट करने पर क्या हो गया, अब उसका लेंथ बढ़ गया है, साइड लेंथ बढ़ गया, अब वो कितना हो गया एल। तो इसका एरिया बढ़ गया। तो पहले एरिया कितना होगा, पहले एरिया था ये छोटा वाला जो स्क्वायर है, उसका पहले एरिया था हमारे पास ए। अब एरिया कितना हो जाएगा, पहले था ए नॉट, अब हो गया एरिया ए। तो एक इक्वल टू क्या होता है, यानी अब जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इक्वल टू क्या होता है पता है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितना था एल नॉट। तो एक लिख लेगा आप एल स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, तो और ए नॉट हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट करो तो क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एल नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन पर आप पुट्स 1 से पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड का, यानी एल नॉट स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और राइट साइड में क्या था, अभी आपको ये एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एल नॉट का टर्म कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अगर थीटा काफी स्मॉल है तो ये जो आपका टी का टर्म होता है ये क्या होता है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये पावर क्या होता है यहाँ के मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो अगर अगर अल्फा काफी स्मॉल है ना, ये काफी स्मॉल होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ से 1 से 1 टर्म कैंसिल होगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, आ जाएगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, ये हो गया अल्फा और बीटा में रिलेशन। अब हम बात करेंगे अल्फा और गामा में रिलेशन क्या होता है। फिर से मैं मानते कि पहले हमारे पास एक क्यूब था जिसका साइड लेंथ था एल नॉट, हिट करने पर इसका साइड लेंथ हो गया एल। तो वॉल्यूम क्या होता है, वी इक्वल टू होता है वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम में पता है क्या होता है, लेंथ का क्यूब, क्यूब का लेंथ के क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड लेंथ का क्यूब। तो एल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करोगे, अगर इक्वेशन 1 को अगर क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब इक्वल टू एल नॉट क्यूब प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा का होल क्यूब। यहाँ से क्या होगा, ये दो इक्वेशन कैंसिल आउट। अब क्या कहता है, अगर थीटा अगर अल्फा काफी स्मॉल होती है, थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ से 1 का टर्म कैंसिल होगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी का टर्म कैंसिल होगा, आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा रिलेशन क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो गया अल्फा, बीटा के लिए क्या पुट कर दिया हमने 2 अल्फा, और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से गामा की वैल्यू हो गई 3 अल्फा। यहाँ से अल्फा का टर्म कैंसिल सब कॉमन टर्म है, सभी डिवाइड हो जाएगा, यानी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा रेशियो 1:2:3। यही होता है हमारा अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन, जो कि आपको फाइनल प्रूफ करना था। तो यहाँ हो जाएगा आपका एंड, यानी सेट नंबर 2 आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे आज हमने क्या कंप्लीट किया है, जाकर क्लास 11 टर्म 2 का सेट नंबर 2 प्लीज का कंप्लीट हो गया है। काफी मैंने डिटेल्स में बहुत अच्छे तरह से आंसर बताया है, और मैं वादा कर रहा हूँ जो क्लास 12 के स्टूडेंट थे उन्होंने हमारी वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे आंसर लिखा है, और कुछ ही दिनों में उनका आंसर आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हो, आप उनका फीडबैक देख सकते हो कि उनका पेपर कितना अच्छा हुआ है और उनके मार्क्स कैसे आए हैं हमारे चैनल से तैयारी करके, यानी कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं उनको फिर कहता हूँ कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर क्या मिलता है आपको सारे एग्जाम के अपडेट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, और पीडीएफ भी यहीं पर मिलता है नोट्स के।